यह टेंस पार्ट 15 है। इस वीडियो को देखकर निश्चित रूप से अंग्रेजी बोलना शुरू करें। टेंस में वर्ब के रूप के प्रयोग के लिए पहला नियम, हम लोग इस नियम को पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग प्रेजेंट सिंपल पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ केवल दो शब्दों को देखेंगे, पहला प्रेजेंट और दूसरा सिंपल। और हम लोग यह भी सीख चुके हैं कि प्रेजेंट बताने के लिए हमेशा वर्ब का या तो पहला रूप आता है या पांचवा रूप आता है। सिंपल बताने के लिए वर्ब का कोई रूप नहीं आता है या वर्ब का पहला रूप आता है। इसी दो शब्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। टेंस में वर्ब के प्रयोग के लिए दूसरा नियम, इस नियम को भी हम लोग सीख चुके हैं। एक बार दोबारा इसको देखें। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो सिंपल बताने के लिए फाइनाइट मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूअस बताने के लिए फाइनाइट मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट बताने के लिए फाइनाइट मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और सिंपल बताने के लिए जब फाइनाइट मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो सिंपल से पहले हमेशा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब डू ही आता है, कोई दूसरा वर्ब भी नहीं आता है और न ही कोई दूसरा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और जब कंटिन्यूअस बताने के लिए फाइनाइट मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बी ही आता है, कोई दूसरा वर्ब नहीं आता है, कोई दूसरा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। और जब परफेक्ट के लिए फाइनाइट मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो परफेक्ट से पहले प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैव ही आता है, कोई दूसरा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है और न ही कोई दूसरा वर्ब आता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। चूंकि यहां हम लोग प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम डू और सिंपल के जोड़ा को देखेंगे। सिंपल बताने के लिए जो फाइनाइट मेन वर्ब आता है उससे पहले हमेशा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब डू ही आता है, यानी इस डू और सिंपल के जोड़ा को हमेशा हम अब याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। प्रेजेंट सिंपल में प्रथम वाक्य के लिए यहां मैंने प्रथम वाक्य लिखा है, लेकिन एक दो तरह का और वाक्य होता है। जिस वाक्य में सब्जेक्ट के जगह हु का प्रयोग होता है या सब्जेक्ट के जगह व्हिच प्लस नाउन का प्रयोग होता है, उस वाक्य के लिए भी यह स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट बताने के लिए हमेशा वर्ब के या तो पहले रूप का प्रयोग होता है या पांचवें रूप का प्रयोग होता है। और सिंपल बताने के लिए वर्ब के किसी भी रूप का प्रयोग नहीं होता है। प्रेजेंट सिंपल में प्रथम वाक्य को छोड़कर या जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पर क्वेश्चन वर्ड हु हो या सब्जेक्ट के जगह पर क्वेश्चन वर्ड व्हिच प्लस नाउन आया हो, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य वाक्यों के लिए यह स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को भी आप ध्यान से देखें। हमेशा प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब के या तो पहले रूप का प्रयोग होता है या पांचवें रूप का प्रयोग होता है। और सिंपल बताने के लिए वर्ब के प्रथम रूप का प्रयोग किया जाता है। यहां इस बात को ध्यान रखें कि यह जो पहला लाइन है, यह पहला लाइन पहले प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब के पहले या पांचवें रूप को लिख सकते हैं और बाद में सिंपल बताने के लिए वर्ब के पहले रूप को लिख सकते हैं, या पहले सिंपल बताने के लिए वर्ब के पहले रूप को लिख सकते हैं और बाद में प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब के पहले या पांचवें रूप को लिख सकते हैं। लेकिन यह दूसरा लाइन जो है, इस दूसरे लाइन को हमेशा दाएं तरफ से आप शुरू करें, दाएं तरफ से। अर्थात यह दूसरी लाइन जो है, दूसरी पंक्ति जो है, हमेशा पहले सिंपल के लिए वर्ब के पहले रूप को लिखें और यहां हमेशा सिंपल से पहले डू ही आता है, डू ही को लिखें। लेकिन प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब का पहला या पांचवा रूप आता है, इसलिए डू का पहला या पांचवा रूप लिखें। और फिर दोबारा देखें, तीसरा लाइन आप किधर से भी लिख सकते हैं। तीसरा लाइन आप प्रेजेंट बताने के लिए पहले लिख सकते हैं और बाद में सिंपल बताने के लिए लिख सकते हैं, या पहले सिंपल बताने के लिए वर्ब का रूप लिख सकते हैं और बाद में प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब का रूप लिख सकते हैं। अर्थात यहां आप देखें, प्रेजेंट बताने के लिए डू के पहले या पांचवें रूप को हम लिखेंगे तो डू का पहला रूप हो जाएगा डू और पांचवा रूप हो जाएगा डच। और सिंपल बताने के लिए यदि वर्ब के पहले रूप को लिखेंगे तो सिंपल बताने के लिए यहां हम वर्ब के पहले रूप को लिखेंगे। और इसका उल्टा भी आप लिख सकते हैं। तीसरा लाइन, सिंपल बताने के लिए
वर्ब के पहले रूप को लिखेंगे और प्रेजेंट बताने के लिए डू के पहले या पांचवें रूप को हम डू के पहले रूप को लिखेंगे डू और पांचवें रूप को लिखेंगे डस। यहां मैंने एक चीज सिखाने की कोशिश की है कि पहली पंक्ति यानी पहला लाइन आप बाएं से दाएं लिखें या दाएं से बाएं लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी पंक्ति भी बाएं से दाएं लिखें या दाएं से बाएं लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह दूसरी पंक्ति जो है हमेशा पहले दाएं तरफ से लिखें, यानी पहले सिंपल के लिए वर्ब लिखें और फिर प्रेजेंट के लिए वर्ब लिखें। अर्थात सिंपल के लिए वर्ब का पहला रूप लिखें और प्रेजेंट के लिए सिंपल से पहले हमेशा डू का ही पहला या पांचवा रूप आता है, यानी दाएं से बाएं लिखें। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। अभी अभी हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल में प्रथम वाक्य के लिए और उन वाक्यों के लिए भी जिसमें सब्जेक्ट के जगह पर या तो क्वेश्चन वर्ड हु होता है या सब्जेक्ट के जगह पर जिन वाक्यों में व्हिच प्लस नाउन होता है, उन वाक्यों के लिए इस स्ट्रक्चर को देखा। इस स्ट्रक्चर को मैं कृष्ण और राधे के रूप में समझा रहा हूं। यहां प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब के पहले या पांचवें रूप का प्रयोग हुआ है और सिंपल के लिए कोई भी वर्ब नहीं आया है। यानी यहां जो फाइनाइट मेन वर्ब है, फाइनाइट मेन वर्ब का मतलब होता है ये कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान यहां अकेले आए हैं, यहां कोई भी राधा नहीं आई है। यानी कृष्ण भगवान इसमें बैचलर हैं, यानी कुमारे हैं, यानी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। यही बात जब मैं बचपन में सुनता था विद्वान लोगों से, यानी धर्म ग्रंथ के विद्वान लोगों से, कि कृष्ण भगवान ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, यानी वो ब्रह्मचर्य थे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। एक बार वही विद्वान कहते हैं कि कृष्ण भगवान ब्रह्मचर्य थे, फिर दूसरी बार वही विद्वान कहते हैं कृष्ण भगवान की शादी हो गई थी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन जब अब प्रेजेंट सिंपल का यह स्ट्रक्चर देखता हूं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यहाँ कृष्ण भगवान ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, यानी वह कुमार हैं, यानी इनके साथ डू नहीं आया है, यानी ये इनके साथ राधा नहीं आई है। फिर आगे आप दूसरे स्ट्रक्चर में देखें, प्रथम वाक्य को छोड़कर या उन वाक्यों को भी छोड़कर जिन वाक्यों में सब्जेक्ट के जगह पर क्वेश्चन वर्ड हु हो या क्वेश्चन वर्ड व्हिच प्लस नाउन आया हो, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें। सिंपल बताने के लिए वर्ब का पहला रूप आता है और उससे पहले प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब का पहला या पांचवा रूप आता है। यहां वर्ब के प्रथम रूप से भी पहले डू प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आया है, यानी यहां कृष्ण भगवान के साथ राधा भी आई है, यानी यहां कृष्ण भगवान शादीशुदा हैं। यहां आपको यह स्पष्ट हो गया कि कृष्ण भगवान कैसे शादीशुदा हैं और कृष्ण भगवान कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और एक बात और मेरे समझ में बचपन से नहीं आ रही थी कि कृष्ण भगवान कर्मयोगी थे, अर्थात कृष्ण भगवान बहुत अधिक मेहनती थे। मैंने आपको बताया था कि डू की शादी सिंपल के साथ हुई है। जब डू प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन यही डू जब मेन वर्ब हो जाता है तो इसका अर्थ होता है करना, कोई काम करना। इस काम करने वाली लड़की की शादी सिंपल आदमी के साथ कर दी जाती है। और जानते हैं जब मेहनत करने वाली पत्नी होती है तो उसका पति भी बहुत मेहनती हो जाता है। यहां जब डू की जोड़ी सिंपल के साथ लगी है, डू के मेहनती होने के कारण उनकी जोड़ी सिंपल भी बहुत अधिक मेहनती हैं, अर्थात कृष्ण भगवान बहुत अधिक मेहनती हैं, कर्मयोगी हैं। तो मेरे विचार से अब आपको कभी भी विद्वान लोग कहें कि कृष्ण भगवान ब्रह्मचर्य हैं और फिर तुरंत कह दें कि कृष्ण भगवान शादीशुदा हैं और फिर तुरंत विद्वान कह दें कि कृष्ण भगवान कर्मयोगी हैं, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां मैं पहला सेंटेंस मैं पत्र लिखता हूं को देख रहा हूं। इस पहले सेंटेंस को मैं तो पहला सेंटेंस बोलूंगा हमेशा, लेकिन विद्वान लोग, मेरियन लोग, व्याकरणाचार्य लोग इस पहले सेंटेंस को बेसिक सेंटेंस कहते हैं या कर्नल सेंटेंस कहते हैं या एलिमेंटरी सेंटेंस कहते हैं या असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, लेकिन मैं इसे हमेशा पहला सेंटेंस कहूंगा। जब भी मैं पहला वाक्य कहूं या पहला सेंटेंस कहूं या प्रथम वाक्य कहूं या प्रथम सेंटेंस कहूं तो आप इसे बेसिक सेंटेंस समझें।
कर्नल सेंटेंस समझें या एलिमेंट्री सेंटेंस समझें या असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस समझें। मैं पत्र लिखता हूं, में सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई, तो सबसे पहले अंग्रेजी में हम आई रखते हैं और अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद क्रिया रखते हैं, वर्ब रखते हैं। तो इस सेंटेंस में देखें, लिखता हूं वर्ब है, तो आई के बाद लिखता हूं का अंग्रेजी होता है राइट, तो आई के बाद हम राइट लिखते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का पहला या पांचवा रूप लिखते हैं। तो आई के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप होता है, इसीलिए हम लिखते हैं आई राइट। उसके बाद हम लिखते हैं पत्र, तो पत्र की अंग्रेजी होती है लेटर। हिंदी में पत्र से पहले एक लिखा रहे या न लिखा रहे, यदि आप समझते हैं कि एक पत्र है तो इंग्लिश में ए या एन लगाना जरूरी है। हम यहां लिखेंगे आई राइट ए लेटर। इस तरह आपने देखा कि मैं पत्र लिखता हूं कि अंग्रेजी हो जाती है आई राइट ए लेटर, यानी राइट यहां वर्ब का पहला रूप है। तो पहला सेंटेंस में आपने देखा सिर्फ प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब का या तो पहला रूप आया है या पांचवा रूप आया है, यानी यह सिंपल है। अब यहां एक चीज और देखें, हिंदी में प्रेजेंट सिंपल में ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है, ती है रहता है। और अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, तो यहां वर्ब का पहला या पांचवा रूप आया है, यानी निश्चित रूप से यह प्रेजेंट टेंस में है और पहला वर्ब के अलावा कोई भी वर्ब नहीं आया है, तो निश्चित रूप से यह सिंपल में है, यानी यह प्रेजेंट सिंपल में है। तो प्रेजेंट सिंपल का पहचान आपने देखा, प्रेजेंट बताने के लिए या तो वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगेगा और सिंपल बताने के लिए वर्ब का कोई रूप नहीं आएगा या वर्ब का पहला रूप आएगा। और निश्चित रूप से यहां एक ही वर्ब आया है पहला या पांचवा, यानी यह वर्ब का पहला रूप है, यानी प्रेजेंट टेंस में है, और दूसरा वर्ब नहीं आया है, यानी सिंपल बताने के लिए वर्ब का कोई रूप नहीं आया है, यानी यह सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है। हम लोगों ने यहां देखा पहला सेंटेंस में पत्र लिखता हूं आई राइट ए लेटर। अब दूसरा सेंटेंस देखें, यहां पहला सेंटेंस से ही दूसरा सेंटेंस बनता है। हिंदी में देखें, मैं पत्र नहीं लिखता हूं, हिंदी में गौर से देखें, क्रिया है लिखता हूं, क्रिया से पहले नहीं जुड़ गया है, यानी हिंदी में नियम है कि नहीं क्रिया से पहले आता है, क्रिया से पहले नहीं है, यानी हिंदी का नियम है जब भी हम नहीं लिखेंगे तो क्रिया से पहले लिखेंगे। इंग्लिश में पहला सेंटेंस देखा आपने आई राइट ए लेटर, इसी में हमको नॉट लगाना है, तो नॉट लगाने से पहले एक नियम है कि नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और फर्स्ट सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं। तो आप अभी अभी तुरंत पढ़ चुके हैं दूसरा स्ट्रक्चर में कि पहले वाक्य को छोड़कर अन्य वाक्यों के लिए प्रेजेंट बताने के लिए डू का रूप आता है और सिंपल बताने के लिए फाइनाइट मेन वर्ब आता है। तो ये तो पहला वाक्य है नहीं, कोई दूसरा वाक्य है, तो यहां प्रेजेंट बताने के लिए डू का रूप आया है और सिंपल बताने के लिए वर्ब का पहला रूप आया है। पहले वाक्य को देखें, पहले वाक्य में राइट प्रेजेंट बता रहा है, लेकिन दूसरे वाक्य में राइट सिंपल बता रहा है और राइट से पहले डू आया है, डू यहां प्रेजेंट बता रहा है, तो नॉट से पहले डू आ गया है। और ध्यान रखें, जब हम नॉट लगाएंगे तो नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। यदि नॉट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो हम नॉट का यूज करेंगे ही नहीं। तो आपने देखा कि अंग्रेजी में नॉट से पहले हमने डू लगा दिया और सिंपल में डू का रूप ही आता है, यानी सिंपल बताने के लिए वर्ब का पहला रूप आता है और उससे पहले डू का ही कोई ना कोई रूप आएगा। चूंकि प्रेजेंट टेंस है इसीलिए डू का या तो पहला रूप आएगा या पांचवा रूप आएगा, और हम जानते हैं कि आई के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ डू का पहला रूप प्रयोग किया है। और एक चीज और हम लोग देखें, यहाँ हम लोग अपने गांव में या शहर में या घर पर एक चीज जरूर आपने नोटिस किया होगा, एक बात पर आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि जब भी आप कभी 10 या 20 या 50 या 100 लोगों के समूह में रहते हैं और वहां आपने देखा होगा जब एक व्यक्ति पर सारे अन्य व्यक्ति दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं कि ऐसा काम तुम्हें करना है। जब 100 आदमी मिलकर कोई काम कर रहा हो और उसमें एक व्यक्ति का वह काम करने का मन नहीं हो तो वह चाहते हुए भी नहीं नहीं कह सकता है, क्योंकि उसे अपमानित होने का डर है या मार खाने का डर है या बेइज्जती होने का डर है।
इसलिए वह चाहकर भी नहीं बोल सकता है। लेकिन जब उसे नहीं बोलना ही हो तो वह क्या प्रयास करेगा? वह अपने साथ कुछ समर्थक जुटाएगा, या अपने साथ एक दो बॉडीगार्ड रखेगा, या अपने साथ कुछ सहायक रखेगा। नहीं तो वह डर से कभी भी नहीं बोलेगा। ठीक उसी तरह अंग्रेजी में भी नॉट से पहले बॉडीगार्ड का आना जरूरी है, नहीं तो नॉट नहीं आएगा। और हमने बताया था कि जब भी मैं कभी बॉडीगार्ड कहूं या समर्थक कहूं या सहायक कहूं तो आप अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब समझें। जिस तरह सामान्य जीवन में नहीं कहने के लिए आपको बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है, समर्थक की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह अंग्रेजी में भी नॉट से पहले बॉडीगार्ड आता है, यानी नॉट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें।